शाम को नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और कौन बनेगा पंजाब का निगरान वज़ीर आला, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना था क्योंकि कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ था गवर्नमेंट और अपोजिशन में, और उन्होंने बिलाखिर ये फैसला कर दिया और मोहसिन नकवी साहब को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। PTI की जो रिजर्वेशन थी उससे पहले से थी, उनका माइंड में था, उन्होंने ये बता दिया था कि अगर जो कि अपोजिशन की तरह से दो नामजद नाम हैं, उनमें से अगर कोई नाम आया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब अगला लाएमल PTI का क्या होगा ये तो अब कुछ ही देर में शायद वो मीडिया से शेयर भी कर लें, लेकिन बहरहाल फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला हमारे सामने आ चुका है। अब आगे की जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से PMLN इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार है। और आज जावेद लतीफ़ साहब की बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा जहाँ से हम खामोश हुए थे वहीं से हम अब दोबारा बोलेंगे। तो वो क्या करने जा रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, छोटा सा क्लिप है, जरा ये सुनते हैं। 2022 तक खुलेआम सहूलतकारी की जाती रही। 20 सीटों पे जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उस पर भी सहूलतकारी उस वक्त के फैज़े आम कर रहे थे और नताइज ले रहे थे, और वो फैज़े आम आज भी जारी है। मुझे ये बताया जाए कि उसके पेंडिंग केसों का फैसला आज तक क्यों नहीं हो रहा। हम इलेक्शन में जा रहे हैं, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। मरियम नवाज वो आ रही हैं, हम इब्तदा कर रहे हैं जहां से हमने खामोशी इख्तियार की थी। हम नया बयानिया नहीं, हम बताएंगे कि हम कौमी मफाद में ये खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं। नया बयानिया नहीं होगा, जहां से खामोश हुए थे वहीं से शुरू करेंगे कि खामोश क्यों हुए थे। नवाज शरीफ साहब की वापसी का इंदिया दिया लेकिन उसको मशरूत किया। क्या कह रहे थे, एक और क्लिप। ये काफी नहीं होगा कि नवाज शरीफ को सिर्फ बेगुनाह करके पाकिस्तान ले आया जाए। नहीं, जिन जिन किरदारों ने बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया, कौम को नुकसान दिया, रियासत को नुकसान दिया, उनको इबरत का निशान बनाकर नवाज शरीफ को लाना होगा। कौम को बताना होगा कि ये कौम का मौसम है, हमसे गलती हुई, माफी मांगकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना होगा ताकि पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो सके। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इमरान खान साहब हो या PMLN हो, दोनों ही माफ़ी के बात कर रहे हैं, माफ़ी के मुतालबे पर खड़े हैं कि जिन जिन ने हमारे साथ ज्यादती की, और दोनों का इशारा भी एक ही जानिब है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराती थी। आमिर ज़िया साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट एनालिस्ट। एजाजुल हक साहब, सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज के 3 सवाल मैं कोई अपने नाजरीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ उसके बाद करेंगे। सवाल नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या होगा। सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। सिर्फ सियासी नारेबाजी या जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। सवाल नंबर 3, कराची का बदलता सियासी मंजरनामा, बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा अपसेट, अवामी फैसला या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आमिर ज़िया साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी अगर दोनों मेहमानों की इजाज़त हो। ज़रा आज जो मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन कमीशन ने उनको मुकर्रर कर दिया है, क्या मुतवक्किल लाएअमल होगा PTI का? वो तो कुछ तो इशारों में कह भी चुके हैं, लेकिन आपकी नज़र में क्या ये उनका दुरुस्त फैसला है कि हम अगर कि वो वाकई उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदालत में जाएंगे? वजह क्या है? नाजिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था कि वो जो इल्जाम रखते रहे कि जी वो पार्शल है, वो जानिबदार है, उस दाग को ऊपर से हटाएं। और उसके लिए बिल्कुल अच्छी बात होती है। पंजाब माशाल्लाह इतना बड़ा सूबा है, बेशुमार बहुत ही अच्छे गैर मुतनाज़ा शख्सियात हैं वहाँ पर। तो अगर आपको वाकई एक गैर मुतनाज़ा इंतखाबात कराने की तरफ जाना था तो आपको ऐसा नाम लेकर आना था कि जिसपे इतराज़ात ना हो, ना चाहे ना नून लीग की तरफ से इतराज हो, ना PTI की तरफ से हो, ना पीपल्स पार्टी किसी भी स्टेक होल्डर से। तो आपने शुरुआती जो है पहला कदम ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत दिया। अगर एक कैंडिडेट के ऊपर PTI को रिजर्वेशन है, तहफुजात हैं, उसका नाम मंजूर करना जो है वो यही कि आप इलेक्शन को होने से पहले मुतनाज़ा बना रहे हैं। मुझे कोई मोहसिन नकवी साहब के ऊपर कोई हमें जाहिर के जाती ना फरखाश है ना नाज है,
हो सकता है बहुत अच्छे आदमी है, बड़े डायनेमिक आदमी है, लेकिन अगर एक फरीक उन पर भरोसा नहीं करता तो फिर उनका इस रोल पर, इस हसास रोल पर ऐसे वक्त में कि जब मुल्क शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है, हमारी मतलब है चाहे मईशत हो चाहे हमारी सियासत हो, सबका डावाडोल है, उसमें आप एक ऐसे शख्स को लेकर आए जिस पर एक मरीज जो है अदम एतमाद के इज़हार कर चुका है। तो मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि खुद अपना नाम वापस ले लें, वो मना कर दें। दूसरी लेकिन आमिर ज़िया साहब ये नाम डेफिनेटली ऑपोजिशन ने दिया था, 2 नाम ऑपोजिशन ने दिए थे, 2 नाम गवर्नमेंट ने दिए थे। अब चारों में से किसी एक का नाम ही होना था ना। अगर वहां से होता तो इनको एतराज, और अगर यहाँ से होता तो क्या गारंटी है कि दूसरी पार्टी एतराज ना करती? मुझे एक बात ये मेरे ख्याल से इफ्तिखार भाई रोशनी डालेंगे, हमारे सीनियर है, 5वां नाम क्यों नहीं हो सकता, कोई 6ठा नाम क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, ऐसा नाम कि जिसके ऊपर इतना लड़ाई जूतम पेजार ना हो, जिसमें इतना ज्यादा शोर ना मचे। बात ये कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस का कहते आगाज ही गलत करेंगे तो फिर क्या इस बात की गारंटी है कि जी जो इसके बाद 23 में जब भी इलेक्शन होता है वो गैर मुतनाज़ इलेक्शन होगा? तो क्या है, बिल्कुल हम उसका अगर उसको शक शुबा है, देखिए उनकी जो मोहसिन नकवी साहब के, देखिए किसी भी किसी शख्स के किसी पार्टी से कुर्बत हो सकती, कोई बुराई नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब का सबको पता है कि पीपल्स पार्टी से उनकी कुर्बत है, उनके चैनल की कुर्बत है, उसमें कोई इतराज की बात नहीं है, लेकिन फिर इस हसास रोल के लिए वो नामौजू हो जाते हैं। ठीक है, मुतनाज़ा। ओके, मैं आखिरी बात में कहूँगा, जी सर, बिल्कुल सही करेगी अगर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, एहतजाज करे, क्योंकि अगर आपने इस चीज को अलाउ किया तो फिर तो अगले 5 साल भी हम इसी तरह कैसे जूतियों में दाल बांटते हुए नजर आएंगे। ये चीज जो है ना आपसे कबूल होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो एक पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। आप ठीक है, आपने खुद ही 2 सवाल उठाए हैं, वो लेके मैं इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ आती हूँ। इजाज़ुल हक साहब फिर आपकी तरफ भी आऊंगी। सर, मुझे इफ्तिखार अहमद साहब 2 चीज़ें आमिर ज़िया साहब ने की। एक तो उन्होंने कहा कि जी अगर एक को मुतनाज़ हो गया था या एक पार्टी ने उस पर एतराज़ात उठा दिए थे तो फिर इलेक्शन कमीशन को उससे इज्तनाब बरतना चाहिए था। और दूसरा कि क्या ये ज़रूरी है कि उन्हीं 4 नामों में से किसी एक का इंतखाब हो, 5वां या 6ठा क्यों नहीं हो सकता था? आइनी सवाल है, आइन में इसका जवाब लिखा हुआ है। मेरा दोस्त आमिर ज़िया आइन को पढ़ ले, और आइन में अगर तरमीम करवा लें तो अच्छी बात है। आइन तो यही कहता है कि जब मामलात इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो हतमी फ़ैसला फिर इलेक्शन कमीशन का होगा। ये तो आइनी मामला है। अगर आइन वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं नामों में से सिलेक्ट करना था या कोई और भी हो सकता था? नहीं हो सकता ना, यही तो मसला है आईनी। देखे ना, आराम से ज़रा हौसले से बात सुने और लोगों को समझने दें। आइन ये कहता है कि जब एक असेंबली की डिसोल्यूशन होगी, चीफ मिनिस्टर लिखेगा गवर्नर को, गवर्नर उसको मंजूर कर लेगा, फिर नाम आएंगे। नामों के ऊपर अगर इत्तफाक राय नहीं होगा पार्लियामानी कमेटी के पास, और फिर पार्लियामानी कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देगी। ये आइन में लिखा है। अगर आइन पसंद नहीं है तो नए आइन के लिए 2/3 मेजॉरिटी लाएं और इस तरीक़ाकार को बदल दें, बजाय कन्फ्यूजन क्रिएट करने के। एक बार अब जब नाम आएंगे तो नाम उनसे भी तो मांगे गए थे ना, उन्होंने भी उसी वक्त यही एतराज़ किया होगा जो एतराज़ मेरे दोस्त कर रहे हैं। अगर एतराज़ खुद ही करना है और ख़ुद ही फ़ैसला करना है तो फिर इसको आइन में से निकाल दें। ये ताकत और ये पावर और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मत दें, और इसकी आड़ में आने वाले तमाम इंतखाबात को मजाक मत बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफ राय नहीं हुआ, दोनों ने इत्तफाक राय किया और वहाँ पे वज़ीर आला ने हलफ भी उठा लिया। वो भी उसी आइनी तरीके के मुताबिक उठाया गया जो आइन में तरीक़ेकार का तयन किया गया था। उसका एहतराम करते हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने बैठ के एक नाम पर इत्तफाक किया और उसी नाम को उन्होंने आगे भेज दिया। उस नाम का नोटिफिकेशन हो गया और उसने हलफ भी उठा लिया। ये नहीं हो सकता कि आइन कभी आपकी मर्ज़ी का हो और कभी आपकी मर्ज़ी का ना हो। आइन पाकिस्तान जो है, इसमें अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं तो आप इसमें अमेंड कर सकते हैं विद 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, इजाज़ुल हक साहब, अब यही सवाल, इस पर ज़रा अपना भी कमेंट आप कर दीजिएगा कि क्या जैसे से आमिर ज़िया साहब फरमा रहे हैं कि अगर एक कंट्रोवर्शियल हो गया था तो उससे इज्तनाब बरतना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का डेफिनेटली ये प्रोग्रेटिव है कि जिसको भी वो बनाना चाहे, सही फैसला है। देखिए, इस मसले में मैं जो
आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक इफ्तिखार साहब के साथ मैं एग्री करता हूँ। बात यह है कि दोनों तरफ से होमवर्क के बगैर उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नाम दिए। ना तो PMLN ने सीरियसली नाम दिए और PTI ने तो होमवर्क किया ही नहीं। उन्होंने जिनका नाम दिया वो अभी रिटायर हुए ही नहीं और वो CM बन नहीं सकते थे। दूसरा नाम जो उन्होंने दिया वो फिर बाद में कंट्रोवर्शियल बन गया। तीसरा नाम जो उन्होंने भेजा, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन से थे, वो आप खुद ही समझ जाएं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फ़ोन करके कह दिया कि मेरा नाम इन्होंने भेज दिया है, आप बराए मेहरबानी जो है मेरा नाम कंसिडर ना करें। तो पीछे इलेक्शन कमीशन के पास दो ही नाम रह गए थे, एक आज चीमा साहब का था और एक मोहसिन नकवी साहब का था। आज चीमा का नाम दे देते तो वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाना था, तो इसमें से मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो सामने आ गया। अब जो आमिर ज़िया साहब ने कहा है, इलेक्शन कमीशन वापस नहीं भेज सकता कि जी अब नए नाम दें मुझे। ये इनको चाहिए था कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ था और कमेटी में जा रहा था, उस वक्त ये सोचते कि हम इन नामों को विड्रॉ करके दूसरे नाम भेज देते हैं। अब देखें ना, 3 नाम जो आए PTI की तरफ से या परवेज इलाही साहब की तरफ से, वो तीनों के तीनों ने, 2 ने तो इनकार कर दिया, एक जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब डिस्क्वालीफाई इन द सेंस दैट ही हैड नॉट रिटायर्ड। तो फिर पीछे कौन रह गया था? अब तो मतलब इलेक्शन कमीशन तो इससे बाहर जा ही नहीं सकता। वो तो नहीं कह सकते कि हाँ जी आप इतराज कर रहे हैं इसलिए ये ले मैं इनको नहीं कंसिडर करता, आप नए नाम। हाँ ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही साहब ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है और इसको कह दिया है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो सब सारे फैसले फिर एक दफ़ा से फिर अदालतों में, और अदालत फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को स्ट्राइक डाउन कर सकती है आपकी नज़र में? वैसे है तो मामला थोड़ा कानूनी, लेकिन अगर आप अपनी राय दें। देखिए, ये मैं पिछली 3 मरतबा ये बात कर चुका हूँ। बहुत से मेरे करीबी दोस्त इतराज़ करते हैं कि सियासतदान अपने हाथ जो हैं वो दूसरों के हाथों में दे रहे हैं और बाद में सब पछताएंगे। आधे लोग जो हैं वो अदालतों की तरफ देख रहे हैं, वहाँ से डायरेक्शंस आती है कि अब इत्तेमाद का वोट लो, अब इतने दिनों में ये करो, अब खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ। माजरत के साथ कह रहा हूँ कि कंटेम्प्ट में ना डाल दें। आधे जो हैं वो देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि जी शायद ये हमें अदम एतमाद का वोट इनको नहीं लेने देंगे, शायद कुछ लोगों को उठा लेंगे बीच में से, शायद कुछ लोगों को रोक देंगे। जब अदम एतमाद का वोट हो गया तो सारी फौज जफर मौत जो गई हुई थी वज़रा की, वो शर्मिंदगी के साथ मुंह लटका कर वापस आ गए अपने अपने घरों को। उनको चाहिए ही नहीं था कि वो वहाँ पर जाते। देखें, जो उन्होंने कह दिया था हम एपॉलिटिकल हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम एपॉलिटिकल हैं। अब खुद सियासतदानों को अपने फैसले करने पड़ेंगे। ये अब देख लेंगे कैसे करते हैं फैसले। सर ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला यही है कि जिन्होंने कह दिया कि वो एपॉलिटिकल है, लेकिन यही सियासतदान आज भी मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं आज भी नहीं है। आज जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि कल भी फैज़ आम हो रहा था और आज भी हो रहा है। तो ज़रा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। अब जो इस बयानी के साथ PMLN आ रही है, या वो इंतखाबात अगर पंजाब के KP के होते हैं और इस बयानी के साथ सियासी और इंतखाबी मैदान में उतरती है, तो वफाक में उनकी हुकूमत है और यहाँ पर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव लेकर आते हैं, तो ये कितना उनके लिए मुश्किल होगा, किस तरह से ये चीज़ें मामला यहाँ पर आगे चलेगा। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आमिर ज़िया साहब, अब मामला कुछ यूँ है कि अब जाहिर सी बात है, वाज़ेह ऐलान कर दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, ट्वीट भी कर दी है कि हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्री बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरां वज़ीर आला लग सकता है? इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चलें, ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट खुद ही देखेगी, इस पे आप लोग की राय भी हमारे सामने आ गई है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। आज जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाल ही में वो लंदन से मियां नवाशी साहब से मुलाकात करके आए हैं। अब 2-3 जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने कहा कि जी हम जहाँ से खामोश हुए थे हम वहीं से शुरू करेंगे। अब ये वाला जो बयानिया है, और डेफिनेटली वो जनरल बाजे के खिलाफ पूरी एक कैंपेन और जनरल फैस ये सारी मामले, अब वो भी कह रहे हैं कि वो सब माफ़ी मांगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम सब बताएंगे। इमरान खान साहब भी उन्हीं के खिलाफ हैं। तो दोनों पार्टीज, यानी इस वक्त जो हुकूमत ऑपोजिशन या हुकूमत, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। कौन अवाम किसका बयानिए को बाय करेगी? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जनरल बाजवा साहब से मैं कहूँगा बड़ा उनके साथ बदकिस्मती है
ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बाजवा साहब का आपको पता है कि उन्होंने एहसान अजीम किया नवाज शरीफ साहब पर, उनके खानदान पर, उनकी सियासत के एहा के लिए। ये बात से बिल्कुल हम लोग अच्छी तरह वाकिफ है कि जेल से जितना उनको निकाला गया, पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में कहीं नहीं होता कि किसी कन्विक्टेड शख्स को उसको उसके लिए जेल का दरवाजा खुले और उसको बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाए। इलाज मालजे की सहूलतें मिलती है लेकिन बाहर नहीं जाने दिए जाते। सबको ही पता है कि कहाँ जाहिर कि इमरान खान तो खुशी खुशी इजाजत नहीं दे रहे थे, आप बात भी करके देख लो लोगों से। उसमें उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा बुनियादी किरदार थे, जो पूरा लीवे मिला है शरीफ खानदान को। उसके नतीजे में हमने देखा कि उनकी सियासत का या हुआ, उनके भाई जो है बरादर खुद वजीर आजम बने, उनके भतीजे वजीर आला बने, उनके समधी जो है वजीर खजाना बने, और मतलब मुतफर्रिक और सारे माफ हुए, अकाउंटेबिलिटी लॉ को ख़त्म कर दिया गया। तमाम वो चीज़ें हुई हैं कि जिसके 100% बेनिफिशरी जो थे वो शरीफ ख़ानदान या नवाज शरीफ साहब हैं। तो ये बात तो हुई है तय। अब मसला ये नवाज शरीफ साहब के साथ दो चीज़ें हैं। एक तो उनको बिल्कुल अंदाज़ा है कि उनके पास कोई अवाम के पास देने के लिए बयानियाँ नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। तो जाहिर है कि वो फिर एक किसी कहते हैं ना एक एग्रेशन की सियासत अपनाना चाहते हैं। वो क्या होगी? आसान सूरत ये होगी कि जी बाजवा साहब के ऊपर वो तनकीद करें, उस ज़माने की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर करें। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उनका जो है वो जब इन पे हमला कर रहे होंगे तो उनका निशाना आज की इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, क्योंकि इदारों के साथ उनका जो एक हमेशा हमने फ्रिक्शन देखा या तजाद देखा वो हमेशा का रहा है। और वो आप देखेंगे कोई जनरल, चाहे वो आसिफ नवाज़ हों, जहांगीर करामत हों, परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, राहिल शरीफ साहब हों, और बाजवा साहब का भी जो पहला दौर था, तो उनकी पूरी तारीख रही है। वो पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को राजवाड़े की तरह चलाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि फैसले काबीना में ना हो बल्कि उनकी किचन कैबिनेट कर रही हो, और सिर्फ उनके ख़ानदान के लोगों को इस बात का हक हो कि वो इस मुल्क को चलाएं। और उसके नतीजे में आप देखें कि जब जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को नामजद किया चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो उनकी पार्टी में बड़ी बेचैनी है सीनियर लोगों में। तो जाहिर है कि वो वही करेंगे जो उन्होंने हमेशा से किया है। अब ये एक मेरे लिए सवाल है और आप सब के लिए है कि 21वीं सदी के पाकिस्तानी जहन की इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है कि जनाब आप उस पर मौरूसी सियासत को मुसल्लत कर दें। और जाहिर है कि उसके अंदर अगर अब इदारों को फैसला करने के इदारे क्या फैसला करते हैं, इदारे वो बाजवा साहब की एक ट्राइड टेस्टेड फेल्ड पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में माशी और सियासी अदम इस्तेकाम आया। आप देखिए फरवरी के बाद से जब से पाकिस्तान आर्मी ने अनाउंस किया था कि हम जो है वो हो रहे हैं, गैर जानिबदार हो रहे हैं, उस वक्त से आप देखें कि इस मुल्क के अंदर जो है एक इनारकी की सूरत हाल है और मुल्क जो है बद से बदहाल होता जा रहा है। तो ये जो फैसला किया गया लेकिन इसमें ठीक है आमिर साहब। अच्छा मैं इस पे जरा आगे बढ़ती हूँ इफ्तिखार साहब। अब दो चीजें हैं, एक तो बात यह कि अगर जनरल बाजवा तक ये कैंपेन महदूद है तो फिर तो चलो ठीक है, ही इज ए हिस्ट्री नाउ। लेकिन उन्होंने कहा, जावेद अती साहब ने, एक तो उन्होंने ये कहा कि जी जो फैज आम हो रहा था, उन्होंने कहा जुलाई में भी हो रहा था, यानी फरवरी में अनाउंस किया गया, बताया गया हमें कि फरवरी में हम एपॉलिटिकल हो गए थे, लेकिन बकौल इनके कि जनवरी में भी ये सब कुछ हुआ है जो इलेक्शंस हुए लाहौर के, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के। फिर उन्होंने कहा कि जो फैज़-ए-आम हो रहा था वो अभी भी जारी है। तो क्या अभी की जो इस्टेब्लिशमेंट या नई इस्टेब्लिशमेंट को भी वो चार्जशीट कर रहे हैं आपकी नज़र में? और फिर फरवरी में जो किया, इसका मतलब है फरवरी में एपॉलिटिकल नहीं हुए थे, जो जुलाई में भी अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो? जावेद लतीफ़ साहब जाने और उनका काम जाने। इतनी अच्छी तकरीर की है मेरे दोस्त ने, आमिर ने, एक पार्टी के हमायत में, काफ़ी नहीं है। हालांकि उस पार्टी के सरबराह ने कल ही एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब प्लीज़ आमिर प्लीज़ देखें ना प्लीज़, यू आर, आई रिस्पेक्ट यू एंड यू आर ए वेरी सीनियर मैन एंड सो प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी, लेट मी से व्हाट आई वांट टू से। तो कल ही उस पार्टी के सरबराह ने कहा कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने में बाजवा साहब का हाथ था और 2 ब्रिगेडियर्स इस काम के लिए नामज़द किए गए थे। अब ये जाने वो लीडर जिसने ये कहा कल, और वो उन ब्रिगेडियर्स के बारे में भी वही जानता होगा। मैं इस बहस में उलझना ही नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एपॉलिटिकल है। अफराद थे और अफराद का नाम लेके जुर्रत की थी नवाज़ शरीफ ने और उसकी बेटी ने, जब उनने गुजरांवाले में 2 नाम लिए। 2 नामों की बात हुई थी, इदारे की बात नहीं हुई थी। और जिसकी हमायत दोस्त करना चाहते हैं, उन्होंने तो अदारे को जितनी गाली दी है, दुश्मन भी इतनी गाली नहीं दे सकता और दुश्मन भी इतना नहीं रगेज सकता जो रगेजा गया।
अब इलेक्शन में क्या होगा, मुझे तो सिर्फ एक दिलचस्पी है। मैं चाहता हूँ कि चीनी की कीमत कम करने का मुझे फार्मूला दोनों पार्टियों में से कोई दे दे। गंदम की कीमत कम करने का फार्मूला दोनों सियासी पार्टियों में से कोई मुझे दे दे। मुझे ये दोनों पार्टियां इस बात का यकीन दिलाएं कि खुर्दनी तेल की कीमत वो कब कम करेंगे और कैसे कम करेंगे। मुझे बताएं, मिसाल दे के बताएं, ज़बानी बात ना करें। वो बताएं कि किस तरीके से ये गंदम सस्ती होगी, तरीक़ाकार बताएं ना। मुझे तो इंतखाबात में दिलचस्पी, मैं आपने मुझसे सवाल किया ना, मेरा जवाब चाहिए ना आपको। मुझे इंतखाबात में कोई दिलचस्पी नहीं कि वो क्या कह रहा है और भी क्या कह रहा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है और मैंने वोट डालना है, और एक वोटर को ये हक़ है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। एज ए वोटर मैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ। मुझे इन दोनों जमातों को चाहिए बताएं कि मुझे गुर्बत से कैसे निकालना है। जो लोग ख़त गुर्बत से नीचे चले गए, अगले 5 साल में पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें ख़त गुर्बत से कैसे ऊपर लेके आना है। जिन लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है उनको बहाल कैसे करना है। और लूट मार करने वाले जो कार्टल्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सारी दौलत पे कब्ज़ा करना शुरू किया है, उन पे काबू कैसे पाना है। मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट है। ख़ान साहब, अगर आप जो अभी आपने बात की कि इमरान खान साहब ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जनरल बाजवा ने के कहने पे उनको निकाला, 2 ब्रिगेडियर्स उनको निकाला, सर ये कहाँ कहा इमरान खान साहब ने? इंटरव्यू जो दिया उन्होंने, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। सर मेरे ख्याल में JIT में उन्होंने कहा, JIT में उन्होंने अपने 2 ब्रिगेडियर भेजे जिन्होंने प्रूफ किया। जी हाँ, तो वो प्रूफ उन्होंने किया ना। These are the exact word, quote unquote। नहीं, ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने पश्तो में तो नहीं कहा, मैंने उर्दू में कहा है कि इमरान खान ये कहता है कि जनरल बाजवा ने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को सजा दिलवाने के लिए एक JIT के अंदर 2 ब्रिगेडियर्स को बिठाया, और वो ब्रिगेडियर्स हमको कहते थे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये करप्ट है। यही कहा उसने, और यही मैंने कहा। सर थोड़ा सा मैं बड़ी विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने इस तरह से कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा हमें कहते थे कि ये करप्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने मान लिया, और प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया। प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया, प्राइम मिनिस्टर ने माना ना। ठीक है, ठीक है। जनरल बाजवा की बात को प्राइम मिनिस्टर ने माना, और फिर ये मान लिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात एडमिशन है। तो आर्मी चीफ की बात, ओके, मैंने आर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल, मैंने आर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और ना मैं करता हूं। मैं अदारों को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता सियासत में। सर तो जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे ना, सर्विंग आर्मी चीफ। वो जाने और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जाने। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। इजाजुल हक साहब, अब जरा आप भी समझा दें, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि वो एपॉलिटिकल है, लेकिन ना इमरान खान साहब मानने को तैयार है, यानी जो अपोजिशन लीडर है इस वक्त वो भी मानने को तैयार नहीं है, या अपोजिशन की सबसे जो पार्टी है उसके रहनुमा जो लीडर है वो भी मानने को तैयार नहीं है। और जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा है कि जुलाई में भी ये सब कुछ हो रहा था और अभी भी हो रहा है, यानी चार्जशीट दोनों जमातों की तरफ से अभी भी किया जा रहा है। कैसे यकीन दिलाया जाएगा, क्या किया जाए? देखें, बात यह है कि बयानिया हुकूमत नहीं बना सकती, हुकूमत कारकर्दगी दिखा सकती है। अब सारा कुछ उल्टा इसलिए हो रहा है कि वो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं और अपने आप को अपोजिशन समझ रहे हैं। जो लंदन वाले हैं वो अपने आप को अपोजिशन समझ रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने आप को हुकूमत में समझ रहे हैं। तमाम पार्टीज ने अपने आप को अलग कर लिया। जरदारी साहब इसमें सबसे ज़हीन निकले, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है ये उनका नॉमिनी था, और उन्होंने वो अचीव कर लिया जो वो चाहते थे अचीव करना। लेकिन बाकी सब क्या करें? जवेद लतीफ़ साहब को पूछें कि ये बयानिया वहाँ पर लंदन में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या डिस्कस करते रहे, कि ये बताएं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का क्या वजह थी, कौन सा बयानिया था। उन्होंने कहा जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था। उन्होंने कहा अच्छा जी हम भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया चला देते हैं। ये जवेद लतीफ़ साहब आज टेस्टर लगा रहे थे ये सारी बातें करके कि अब जनरल बाजवा को और शुक्र नहीं अदा करते कि एक चलती हुई हुकूमत को हटाकर इनको लाकर बैठा दिया गया रजीम चेंज में, और सारे केसेस इनके माफ हो गए। इन्होंने अचीव कर लिया जो इन्होंने करना था। 50 करोड़ तक की इन्होंने करप्शन को लीगलाइज कर दिया। जो इफ्तिखार भाई मेरे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारा बड़ा पुराना, इन्होंने जो सवाल किए बड़े बेहतरीन सवाल हैं वो, कि दोनों जमातें बताएं
कि भाई इनकी कारकर्दगी क्या होगी, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, अपना इंपोर्ट्स को कैसे कम करेंगे, इस गैप को कैसे कम करेंगे, इस इकोनॉमी को कैसे ठीक करेंगे, IMF से कैसे जान छुड़ाएंगे। इस वक्त तो हालात जो पैदा हो चुके हैं, बलोचिस्तान जैसा सूबा हुकूमत को ये कह रहा है कि हमारे पास अगले महीने तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, हमारे जो फॉरेन एम्बेसीज और हमारे काउंसलेट्स हैं हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम उनकी तनख्वाहें दें। तो आप बताएं कि कितने कंटेनर जो हैं, इनसे पूछेंगे कितने कंटेनर जो हैं आज वो पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं और LC जो है वो खुल नहीं रही, डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 260 रुपए पर बैंक कहते हैं जाके डॉलर ले आओ, हम LC खुलवा देते हैं आपकी। तो इन हालात में आप उलझ किस चीज में रहे हैं आप, मतलब आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? क्या आपकी प्रायोरिटीज ये है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है और कौन इत्मीनान कर रहा है, कौन अदम इत्मीनान कर रहा है? सारा पाकिस्तान, सारे अदारे जो हैं अगर इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो बेटर सेंस कैसे प्रिवेल करेगी? मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो करने की बात है वो ये है कि सबको एक पेज पर होना चाहिए, बैठकर ये देखना चाहिए कि मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है। मैं समझता हूँ कि अगर इन सवालों का जवाब नहीं जो इफ्तिखार साहब ने पूछा है, एक पेज पे कौन बिठाएगा इनको, एक टेबल पे कौन बिठाएगा, एक पेज पे कौन लाएगा? खुद तो नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जब कोई बिठाने पे आएगा कौन लाएगा? तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं क्या अच्छा। सब समझते हैं कौन लाएगा, मैं कहने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। फिर हम इदारों की तरफ देखते हैं, फिर हम उनको कहते हैं मुझे सस्ती चीजें दें भाई, मुझे सस्ती चीजें दें, मुझे किसी से कोई तल्लक नहीं, कौन बिठाएगा, कैसे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, मुझे सस्ती चीजें दें, मुझे जिंदा रहने का हक दें, मुझे तबाह मत करें, मैं मर रहा हूँ, खतर गुर्बत से नीचे लोग चले गए हैं, शर्म करें कुछ। एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, ये जब बच्चा नकल करता है ना तो वो पकड़ा जाता है। तो इनको चाहिए कि इस बयानिए को अपना बयानिया अलग बनाएं, नकल ना करें कि कौन से बयानिए से किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हुई, हम उसकी नकल करेंगे। अगर नकल करेंगे तो चीटिंग करते हुए पकड़े जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगी, ब्रेक से मैं वापस आती हूँ। जो आप नकल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली उनका मसला ये है और गया कि चूंकि ये बयानिया हमने बनाया था, ये जहन साजी हमने की थी और हमारे बयानिए बने बनाए बयानिए को इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम दोबारा से वो बयानियां बनाएंगे ताकि हमें भी उतनी पॉपुलैरिटी मिल जाए। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जरा कराची की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। वहाँ पर भी एक बड़ा अपसेट हुआ है कराची की तारीख में। 30 साल बाद, तकरीबन 25 साल बाद जमात इस्लामी को कराची के लोगों ने वोट दिया और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को दिया, जो कराची की पार्टीज होने का दावा करती थी, PTI और MQM तो चलो बाइकआउट थी, PTI तीसरे नंबर पर आई। तो यहाँ पर इतना बड़ा अपसेट कैसे हुआ? नेचुरली था ना। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जरा कराची की सियासत पे बात कर लेते हैं और आमिर ज़िया साहब चूँकि कराची में बैठे हुए तो इस मौके का तो फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। आमिर ज़िया साहब, ये जो कराची में अपसेट हुआ है, अब लोगों का कहना ये है कि पीपल्स पार्टी को कराची में वोट कैसे मिल गया, जमात इस्लामी का रिवाइवल कराची में कैसे हो गया, और फिर वही वाली बात है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वो हुआ क्या कराची में? नाज़रीन, दो बातें हुई। एक तो इलेक्शन से पहले जो हुआ कि डिलिमिटेशन के अंदर 3 कराची वालों को 1 गिना गया, यानी कि हम तो इस बात पे शोर मचाते थे ना कि भाई आधी गवाही नहीं होनी चाहिए और एक औरत मुकम्मल औरत है। यहाँ तो कराची वाले 3 के वोट जो थे वो 1 के बराबर था। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी वो 90,000 की थी, 80,000 की थी और बाज़ जो थी वो 20,000, 25,000, 30,000 या 17,000 की थी। बहुत सारी जो पॉपुलेटेड वो थे आपके डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनमें बजाय सीटों को बढ़ाने के कम कर दिया गया। एक मिसाल जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, 98 के उसके सेंसस के अंदर अगर उसकी आबादी 22 लाख थी तो 2017 में 29 लाख हुई, लेकिन सीटें 51 से घट के 45 हो गई। तो एक तो ये पूरा चीज़ हुई जिसके ऊपर मेरे ख्याल में जो इतराज़ था कराची बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे वो MQM हो, चाहे PTI हो, चाहे जमात हो, वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और उसमें मैं समझता हूँ हुकूमत सिंध और इलेक्शन कमीशन ने साझे के अंदर ये गड़बड़ की जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इलेक्शन होने से पहले मुतनाज़ा हो गए। फिर इलेक्शन वाले दिन आपको पता होगा कि इसमें जो टर्न आउट ऑफ वोटर्स था वो बहुत कम था, 20%, 22%, 23%, वो मिलाकर बाद एरियाज में तो इससे कम था, लेकिन एवरेज ये बनी है हमारी। उसमें भी जो इल्ज़ाम जमात इस्लामी लगा रही है, PTI लगा रही है
और जो आपकी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सहाफ़ी लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी 15 बरस से माशाल्लाह बरसर इक़्तिदार है और बहुत ही एंट्रेंच पार्टी है वहाँ पर, तो वो उनके चाहे आरओज़ हों चाहे उनके और दीगर एहलकार हों, उन्होंने मतलब है कि फैसिलिटेट किया इंजीनियरिंग के अंदर। तो वो तजाद की तरफ इशारा करते कि फॉर्म 11 और 12 में टैली कुछ और थी, नंबर्स का आज़ाद-ओ-शुमार कुछ और था, लेकिन जब वो कंपाइल होकर बाहर आते थे तो कुछ और था, जिसके नतीजे में आपने देखा कि इतनी कम वोटिंग हुई। लेकिन आप देखिए कि 30 घंटे से ज़्यादा लगे इलेक्शन को रिजल्ट्स को अनाउंस होने में। तो ये तमाम चीज़ें मिल मिलाकर जो है, मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, कराची में है, कराची के दही इलाकों में है, बहुत सारे जो कराचियाइट्स हैं वो बड़े 1970 से पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन वो एक जो मेन स्ट्रीम कराची है वो तो इसको पीपल्स पार्टी उसके दिलो दिमाग जीतने में नाकाम रही है, क्योंकि 15 बरस में चाहे वो शहरी सिंध हो चाहे देही सिंध हो, वहाँ पर मसाइल में इजाफा हुआ है। देही सिंध के लोग फराग दिल हैं क्योंकि उनके पास अल्टरनेट नहीं हो, पीपल्स पार्टी के वोट देते रहते हैं, लेकिन शहरी सिंध के अंदर दायरे के ज़्यादा शहरी इलाकों में ज़्यादा अवेयरनेस होती है, बेचैनी होती है, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायत बहुत ज़्यादा हैं। गो कि इन्होंने भी 1-2 बस के प्रोजेक्ट लेकर आए, फला ढिमका काम किया, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा है, टू लिटिल बट टू लेट। जी नादिया। अच्छा, मैं ज़िया साहब से बात करूंगी, लेकिन इजाज़ुल हक साहब से माज़रत, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाह रही थी कि जो लोग ये कह रहे हैं, जैसे पीटीआई बयानियां बना रही है कि जी रिजल्ट्स लेट आने की वजह, और हमेशा से फिर वो एक सस्पिशियस मोड में चले जाते हैं ना कि जी लेट हो रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, ओवरनाइट आने थे नहीं आए, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है वहाँ पर, जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मैं कहूँगा ना कि डिलिमिटेशन हो रही है वहाँ पर। ये सियासी जमातों की हद तक हुई है, कहीं और काम कुछ नहीं हुआ। अब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बाज लोग इल्जाम लगाते हैं जी एमक्यूएम को जोड़ना जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन ज़ाहिर है एमक्यूएम तो मुकाबले में थी नहीं, तो वो तो फिर आप अलग करते बातें है ना। और उसके अंदर जाहिर है कि मतलब है कि पीटीआई के खिलाफ कोशिश की गई होगी किसी को प्रॉप अप करे, लेकिन एक बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी वो पीटीआई ने भी उसका जो तंजीमी वहाँ पे ढांचा इतना मजबूत नहीं है जिस तरह से उनको मेहनत करनी चाहिए थी, नहीं की उन्होंने, ये तनकीद बिल्कुल बनती है वो पीटीआई के ऊपर। और जाहिर है किसी ने हाथ नहीं रोका था उनका, उनकी लीडरशिप को लोग गैर संजीदा कहते हैं, वहाँ पर है मसले इस पार्टी के साथ, लोग देते इमरान खान के चेहरे को वोट दे रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर तंजीमी ढांचा ना हो इस तरह के इलेक्शन में तो मामला फिर बहुत अच्छे आप नहीं, लेकिन फिर भी देखें एज ए थर्ड फोर्स तो आए हैं ना वो, अगर 40 सीट्स लिए उन्होंने, मतलब 40 वो लिया है उन्होंने, सिर्फ हमेशा से एक्चुअली वो वो समझ रहे थे कि हम खान की पॉपुलैरिटी को शायद वहां पर भी कैच करा लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इजाजुल हक साहब, अब मसला यहाँ पर यह है कि कहते हैं हम एपॉलिटिकल हैं और हम मान भी लेते हैं कि वो एपॉलिटिकल है, लेकिन मुल्क की सियासी जमातें मानना नहीं चाहती और मानती भी नहीं है, इसका बरमला इजहार भी करती हैं, और जहां जरा सा 19-20 होती है, कराची का ही मैं अगर मिसाल सामने ले लूं तो अब जैसे हम डिटेल अगर जानते हैं तो जी पीपल्स पार्टी ने प्री पोल रिगिंग की जिसकी वजह से उन्होंने सीट्स ले ली, प्लस जो जमात इस्लामी उनका बड़ा हाफिज नईम साहब ने बड़ा पिछले सालों में उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी उभर की आवाज़ निकली, उन्होंने कराची का मुकदमा बड़ा अच्छा लड़ा, पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं था, तो ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिजल्ट्स ये अपसेट हुआ। लेकिन लोगों का पहला शक ये जाता है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई, इदारों ने इंटरवीन कर लिया, तो ये माहौल से हम कभी निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कितना टाइम लगेगा? देखें, इलेक्शंस जो होता है ना, इलेक्शंस होता है 50% जो आपका वोटर जाता है वोट डालने के लिए, 50% होता है पोल मैनेजमेंट ऑन द लास्ट डेट। देखिए वहाँ पीपल्स पार्टी एक माफी है, वहाँ पे मैं मादरत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इतने सालों से वहाँ पर बैठे हुए हैं, हर टीचर उनका लगाया हुआ है, हर उस्ताद उनका लगाया हुआ है, पुलिस के सारे नुमाइंदे उनके लगे हुए हैं और ठप्पे लगाने का तरीका उनको आता है। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, उनके पास नेमतुल्लाह साहब का ट्रैक रिकॉर्ड था और नईम साहब का जो अब अमीर है जमात इस्लामी का, इनका नैरेटिव था। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कराची, मतलब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम खड़े हुए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो एक तो लोगों ने कराची नेमतुल्लाह साहब को वोट डाला असल में, उनकी परफॉर्मेंस पे, जो पिछले जब वो मेयर थे तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ एक डिलीवर करके दिया कराची में, तो जमात इस्लामी को वहाँ पर वोट पड़ना था। पीपल्स पार्टी को, अच्छा जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई का बिल्कुल सही कहा आमिर ज़िया साहब ने कि इनकी तंजीम वहाँ पर है ही नहीं, इन द सेंस कि जो लोग वहाँ पर तंजीम साजी करनी थी उनका सारी कंसंट्रेशन इधर थी, या जमान पार्क में या लॉन्ग मार्च में, ये सारा टाइम पिछला इनका वहीं गुजरा है।
तो वहां पर इनको चाहिए था कि जोन्स बना के थोड़ी सी तंजीम साजी करते तो बेहतर रिजल्ट आने थे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। और इसको आप ये ना लें कि इसको आप रिलेट करें जनरल इलेक्शन के साथ, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लोकल बॉडीज में वोट जो है, लोग डोर टू डोर जाके पर्सनल रिलेशनशिप पे भी बहुत सा वोट निकलता है वहां पर, पार्टी से भी निकलता है, लेकिन पर्सनल रिलेशन, किसको खड़ा किया आपने, कौन शख्स है, कितनी मेहनत करता है, कितने घरों में जाता है, किस किस जगह जाके वोट मांगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल इलेक्शन जो है वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या बनता है वहां पे, कौन मेयर बनता है वहां पे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच एजाजुल हक साहब। आमिर ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उनको किसी और दूसरे प्रोग्राम में बैठना था, लेकिन वो जाते जाते ये कह के गए थे कि ये मेरा पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा कि जिस भी पार्टी ने बहरहाल अब इलेक्शन जीत लिया है बल्दियाती इंतखाबात कराची से, वो अब काम करके दिखाएं, डिलीवर करके दिखाएं। और एनीवेज हम दोबारा से अगर पंजाब के हवाले से बात करें तो मोहसिन नकवी साहब को मुकर्रर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। PTI का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया है और अब मामला एक दफ़ा फिर अदालत जाएगा और फिर अगर उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला आएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं आएगा तो एक और पॉलिटिकल केओस। नादिम, मेरे से कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।